कि मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन्होंने जितना भी फिक्शन पढ़ा है, कोई भी आदमी, या तो उसने मुझसे 15% ज्यादा पढ़ा है या 15% कम पढ़ा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीरो लैंड जो है, जिन्होंने इब्न सफी पढ़ा, मैंने जीरो लैंड और कहीं नहीं पढ़ा। और आपको ये बताऊं कि ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो बाहर से आए, मिर्रिक से आए, वो सब जो वो अलग है, वो जीरो लैंड नहीं है। दोस्तों आदाब। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो अपने आप में बज़ाते खुद एक तारुफ होती हैं और उन्हें किसी और के तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ ऐसी ही शख्सियत है जनाब असलम खान साहब की। असलम खान साहब जिनका बॉलीवुड से बड़ा ही गहरा राब्ता है, और सिर्फ बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि अदब और साहित्य से भी है। ये एक बहुत ही आला दर्जे के कहानीकार हैं, अफसाना निगार हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड के गोल्डन एरा पे इनकी जो गिरफ्त है बड़ी ही मजबूत है। एक रिसर्चर हैं और यूँ कह लीजिए कि एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है, मालूमात का ख़जाना है। और इनकी शख्सियत की जो सबसे ख़ास बात है कि इंतहाई बेबाक तबीयत के हैं, सच्चाई परखना जानते हैं, सच्ची बातें करते हैं, और सच बोलते वक्त इनके लहजे में जो बेबाकी आती है वो तो सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है। अभी हालिया एक प्रोग्राम में जहाँ पे उन्हें एक सदारती खुतबा देने की बात आई, वहाँ पे उन्होंने जो बातें की वो बातें इतनी काबिल क़द्र हैं और इतनी अहम हैं कि मैं समझता हूँ कि उनका आपको भी सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अदब और तख्लीक़ी अदब का जो राब्ता है या दरमियानी फ़ासला है या जो फ़रारी अदब है, इस हवाले से उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बहुत ही जानकारी की बातें की। साथ ही साथ जब अदब की बात आई, ज़ुबान की बात आई, तो उन्होंने बड़े ही अच्छे लहजे में, बहुत ही नपे-तुले लहजे में जनाब इब्न सफ़ी का ज़िक्र किया। और ज़बान व बयान के हवाले से उन्होंने ये बताया कि इब्न सफ़ी कितने बड़े राइटर थे। और जो बातें उनकी हैं मेरी ज़ुबान से सुनना शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनाब असलम खान साहब की तकरीर का वो टुकड़ा मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ, और आप देखें कि कितनी बेबाकी के साथ ही अपनी उन बातों का इजहार कर रहे हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। आज के दौर में सबसे कठिन काम जो है वो हकीकत का एतराफ़ या हकीकत का बयान, लेकिन इस मामले में असलम खान साहब इंतहाई बेबाक तबीयत के इंसान हैं, जिसके लिए इनकी बड़ी क़द्र व मंजिलत है लोगों के दिलों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदब हो, साहित्य हो, राइटिंग हो या बॉलीवुड हो, हर जगह पे ये बिल्कुल किसी सतून की तरह से खड़े नज़र आते हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जनाब असलम खान साहब से, जो कि एक राइटर भी हैं, फिक्शन निगार भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और बॉलीवुड के गोल्डन एरा पे जिनकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत है। मिलते हैं असलम खान साहब से। दो चार बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अभी सलीम भाई ने जो अदब की तारीफ बयान की, सूरह यूसुफ से लेके कुरान से लेकर, और तमाम जो मुफक्किरीन जो वेस्ट के थे, उसमें जो अदब की तारीख बयान हुई कि व्हाट इज़ अदब, अदब क्या है। अभी जो शफीक साहब ने पढ़ा था वो जो बायकोब था, वो उस अदब की तारीफ पे 100% दुरुस्त था। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। दूसरा जो सलीम भाई की बात थी कि वो जो लोग कहते हैं उसका एक टर्म है, एक है अदब, एक है तख्लीकी अदब। तख्लीकी अदब में शायरी और अफसाना नावल आते हैं, मगर ये जो इन्होंने पढ़ा उसमें, जैसा अभी इन्होंने कहा कि भैया इसमें ये भी था वो भी आता था, तो वो ये कोई बीच की चीज थी जो कि तख्लीकी अदब भी था और उसके साथ साथ एक मजमून भी था। भाई साहब आपने बड़ा अच्छा पढ़ा। अब चूंकि इब्न सफ़ी जो है, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। अब इब्न सफ़ी का सभी असीर हैं जिसको के उर्दू अदब से या उर्दू से मोहब्बत है।
और एक जो सलीम भाई ने जबान के बारे में बात की थी, यानी जबान की क्या ताकत है, जबान कितनी ताकत रखती है, जबान की क्या अहमियत है, इसको भी इब्ने सफी के नावल जो है दर्शाते हैं। वो जासूसी नावल है, आपको सब मालूम है कहानी क्या है, सब मालूम है कहानी क्या है, क्या होने वाला है, फिर भी उस नावल को लोग 4-4 बार, 6-6 बार, 7-7 बार क्यों पढ़ते हैं? मैंने कम से कम 2000 नावल पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, सब ट्रांसलेशन, लेकिन एक नावल जो कि मारियो पिज़ो का है, द लास्ट डॉन, वो मैंने 4 बार पढ़ा। उसके बाद इंग्लिश में मैं कोई और नावल नहीं पढ़ा दूसरी बार। लेकिन इब्ने सफी के नावल आदमी 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार पढ़ता है। वो किस लिए पढ़ता है? वो कहानी के लिए नहीं पढ़ता है, वो जबान के लिए पढ़ता है, वो जबान के लिए पढ़ता है, वो अंदाज़े बयान के लिए पढ़ता है, वो फरत हासिल करने के लिए पढ़ता है। और उसका इतना मकाम है कि मैं बाकी का नहीं जानता जो और जबानें हैं, मगर उर्दू हिंदी में, हिंदी के 2 ही टॉप के राइटर हैं, एक है सुरेंद्र मोहन पाठक और एक है वेद प्रकाश शर्मा। सुरेंद्र मोहन पाठक तो अल्लाह लहलान बोलते हैं कि साहब मैं इब्ने सफी से मुतासिर हूं, और वेद प्रकाश शर्मा का जो मेन कैरेक्टर है विजय, वो इमरान है, विजय है, इमरान है, और उसका साथ उसका वो है विक्रांत, उसके साथ है वो हमीद है, वो सीधा लाया है। और ये जो है इब्ने सफी के जबान के बारे में अदब में ये बात बिल्कुल तय है कि अगर आपको उर्दू जबान समझना है, उर्दू जबान का लुत्फ हासिल करना है, जिस तरह शायरी में अगर आपको उर्दू सीखनी है तो हमको सिखाया गया था कि गालिब पढ़ो और फैज पढ़ो, इसी तरह नस्र में 4 लोग के नाम आते हैं। एक नाम आता है, पहला नाम आता है अबुल कलाम आज़ाद का, दूसरा नाम आता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, तीसरा नाम आता है मौलाना मौदूदी का, और चौथा नाम आता है इब्ने सफी का। ये जबान के हवाले से कि वाट अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आप इन 4 लोगों को पढ़ें। और एक बात जो मैंने अभी, जो आपने जो इख्तिसार पढ़े, मैंने अभी कुछ 1 महीना पहले सलीम इंजीनियर साहब से कहा था कि आप मानो या ना मानो, इब्ने सफी जमात इस्लामी का प्रोडक्ट है, और ये मेरे को इसका अभी तक सबूत नहीं मिला है, ये कहीं से कोई तहकीक करके निकालेगा, लेकिन ये 4 जो इख्तिसार पढ़े गए ये मेरे सब पढ़े हुए हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा वो है, वो जो आपने पढ़ा, वो जो चेंज करो अदब को, वो ये होता है कि जो वो मुजरिम पकड़ा जाता है उसको बोलता है तुमने क्यों इतने मर्डर किए, तो बोले मैंने इसलिए किया कि मेरे साथ अन्याय हो गया तो मैंने अपने रिवेंज में किया। तो उसमें वो बोलते हैं कि भैया अगर तेरे साथ बेइंसाफी हुई तो सब जिनके साथ हुई, अगर वो लोग अपने हाथ में हथियार ले लेंगे तो कानून कैसा चलेगा? अगर तुझे ये लगता है कि ये गलत है तो एक मुनज़्ज़म जमात बना, और जमात बना के इनकलाब ला, सबको ठीक कर। तो इससे मैंने नतीजा निकाला, अभी तक सबूत नहीं है कि वो जो है जमात इस्लामी का प्रोडक्ट है। और एक चीज में मुझे वो इश्काल है कि 250 नावल जो इन्होंने कहा है, इस पर भाई वो कर रहे रिसर्च, इसलिए कि हिलाकत खैज जो नावल आया था वो उनका 100वां नावल था इमरान सीरीज का, और उसके बाद उन्होंने कम नावल लिखे, और जब तक इमरान फरीदी सीरीज के 100 नावल नहीं हुए थे, तो ये देख लेना क्या 250 नावल है, क्योंकि हाँ ये जरा इसको जरा निकाल लेना, इसको देख लेना। और इतना असर है जो आपने पढ़ा हो कि जितना मैंने पढ़ा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन्होंने जितना भी फिक्शन पढ़ा है, कोई भी आदमी, या तो उसने मुझसे 15% ज्यादा पढ़ा है या 15% कम पढ़ा है। तो इस मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीरो लैंड जो है, जिन्होंने इब्ने सफी पढ़ा, मैंने जीरो लैंड और कहीं नहीं पढ़ा।
और आपको ये बताऊं कि ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो बाहर से आए, मिर्रिक से आए, वो सब जो वो अलग है, वो जीरो लैंड नहीं है, उसमें इंसान है। और एक चीज और है, ये जो तिलस्मोशुरबा है, इसको देवकांता संतति बोल के इसने लिख दिया उठा के। कम से कम 25-30 नावल वेद प्रकाश शर्मा ने। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग ए राइटर कि जीरो लैंड, वो जो इब्न सफी तिलस्मोशुरबा पढ़ते थे, वो भी मैंने भी उसको पढ़ा है, मगर तिलस्मी दुनिया के तवसुस से, जो इब्न सईद लिखते थे। तो वो जो है, जो वो तिलस्मोशुरबा को उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, जो जीरो लैंड की शक्ल में जाहिर हुआ। अब इसका क्या तहकीक है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सही है। अपनी बात इस पे खत्म कर दूं कि इब्न सफी का ये जादू था। ये जादू था कि घर में अगर एक नावल आता था तो घर के भाई बहन आपस में झगड़ा करते थे, क्या ये मैं पढ़ूं यार, मैं पढ़ूं, या मैं पढ़ूं या मैं पढ़ूं, और झगड़ा करते थे। और उसके अंदर, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो सलीम भाई ने अपनी बात में की, इन्होंने बात की थी, कि वो प्लान्ड करके, क्योंकि उसके जो अपोजिट में कैरेक्टर थे वो जेम्स बॉन्ड था, और जो वेस्ट के कैरेक्टर थे वो जो कैरेक्टर वुमेनाइजर थे। मगर इसमें जो है उसने प्लान करके लिखा और बोले इसको जो है, ये जिनसी जो लोग लुत्फ लेते हैं उसके बिना मैं तफरीक दूंगा, और उसने प्लान करके लिखा। और जो काम, और अगाथा क्रिस्टी, उनको हम लोग मैडम बोलते हैं, मैडम, मैंने उनको नाम नहीं लेते हम लोग कि मैडम है वो, ऐसी सस्पेंस नहीं। और उन्होंने इब्ने सफ़ी का लोहा माना भैया, कि यार हिंदुस्तान में अगर कोई लिखता है तो इब्ने सफ़ी लिखता है। और सच बताऊं, इब्ने सफ़ी और कई निकले, एन सफ़ी, नजमा सफ़ी, इकबाल, एच इकबाल, हुमायूं इकबाल, कई लोगों ने उनके कैरेक्टर पे लिखा। मगर जब से इब्ने सफ़ी के इंतकाल हुआ 80 में, उसके बाद से धीरे धीरे सब गायब हो गए, और आज कोई उसको रह नहीं पाया। और ऐसा है कि इब्ने सफ़ी जो शुरू हुआ भैया वही है। और आज भी लोग, इवन मैं कभी सफ़र में जा रहा हूं तो वो जहाँ मस्जिद से 50 रुपए के 4-4 नावल मिल जाते थे एक साथ में, भाई आदमी वो पढ़ता है। तो इब्ने सफ़ी का वो जादू है कि मेरे पास, ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, मैं जा रहा था, उधर का बाजू में मौलवी था, मौलवी मस्जिद का, वो मेरे से मांग के इब्ने सफ़ी नावल पढ़ता था। ये कोई बड़े बड़े शायर, नक्काद ट्रेन में सफर करते थे, साथ में इब्ने सफ़ी ले घूमते थे। वो लोग बताते नहीं, क्योंकि इसको अदब में हम लोग फरारी अदब बोलते हैं। अरे भाई, फरारी अदब नहीं है जो तुम लिखते हो तो समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल अदब है। और इब्ने सफ़ी अदीब है और अदब लिखते थे। और जो लोगों ने नहीं पढ़ा और 3 ज़बान में एक साथ छपते थे, इब्ने सफ़ी 3 ज़बान में एक साथ छपते थे, हिंदी यानी देवनागरी लिपि, उर्दू और बंगाली। हिंदुस्तान में छपते थे, पाकिस्तान में छपते थे, बांग्लादेश में छपते थे। और सिर्फ उसमें जो हिंदी में छपते थे वो नाम चेंज कर देते, इमरान का नाम उसमें राजेश हो जाता, और कर्नल फरीदी का नाम होता था कर्नल विनोद, और जो ये होता था हमीद, ये कैप्टन हमीद ही होता था। और सच बोलता हूं, वो नावल आते नहीं, और ऐसे ऐसे आशिक हैं जिनके पास इब्ने सफ़ी का पूरा खजाना, 2-3 लोग मैं जानता हूं जिनके पास पहले नावल से आखिरी नावल तक मौजूद है। तो इब्ने सफ़ी मेरा क्या, मेरे हिसाब से जो भी उर्दू अदब का पढ़ने वाला है और जासू नावल का, वो तो इब्ने सफ़ी का आशिक है ही। बस मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थे जनाब असलम खान साहब, और आपने देखा कि कितने मुतासिरकुन अंदाज में ये अपनी बातें लोगों के सामने रख रहे थे। ये प्रोग्राम साइयों की जानिब से हुआ था और इसका इनेकाद 20 से 22 दिसंबर 2024 को हुआ था नई दिल्ली में।
और सायों की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले इस लिटरेचर फेस्टिवल में असलम खान साहब ने लोगों के सामने कितनी खूबसूरती के साथ ये बातें रखी। उम्मीद करता हूँ कि असलम खान साहब से ये मुलाकात और उनके ख़यालात आपको भी पसंद आए होंगे, और न सिर्फ ये कि पसंद आए होंगे बल्कि इनकी बातों ने आपको भी मुतासिर किया होगा। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़।